Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about the comparison of neutron activation analysis and isotope dilution analysis with that of other methods. We will compare the two techniques with the other methods and also with each other. So in this we will discuss first of all what is neutron activation analysis, and then we have already discussed what is isotope dilution analysis. So we will compare both these techniques in this lecture. The basic key concepts that we take in this lecture are comprised of two main key points that are first of all we will compare the neutron activation analysis with other methods, and then we will compare the isotope dilution analysis with other methods, and at the end we will conclude the result and we will compare both these techniques, neutron activation analysis and isotope dilution analysis, with each other. So now we will discuss the outline of this lecture. What we actually discuss in this lecture comprises of first of all basic introduction of neutron activation analysis. Then we will compare the neutron activation analysis with that of the other methods. Then we will discuss the basic concept of isotope dilution analysis as we have discussed it earlier in very explained form. Then we will compare the isotope dilution analysis with that of the other analysis techniques, and at the end we will compare both neutron activation analysis and isotope dilution analysis with each other. So basically in this lecture we will discuss these basics 6 points. Now we will move toward the basic introduction. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है वो पिछले कुछ डेकेड्स में क्या जो है वो एडवांसमेंट्स आई हैं। जो बेसिक गोल था एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का वो ये था कि हमारे पास जो सैंपल्स हैं उनकी ट्रेस अमाउंट में डिटेक्शन हो जाए। यानी हमारा बेसिक गोल ये था कि हमें माइन्यूट अमाउंट में भी हमारा सैंपल जो है वो डिटेक्ट हो जाए। that may be the microgram levels, milligram levels, ppm or ppb or even lower levels. तो जो बेसिक गोल था वो यही था कि हमें हमारा सैंपल जो है वो माइनर से माइनर अमाउंट में डिटेक्ट हो सके। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1960s में सबसे पहले जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स की डिटेक्शन जो है वो कैरिड आउट हुई। यानी सबसे पहले जो है 1960s में ट्रेस एलिमेंट्स की डिटेक्शन पे काम हुआ, और उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट वेट केमिकल मेथड्स और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को यूज़ किया। यानी वेट केमिकल मेथड्स में बेसिकली हमारे पास वो मेथड्स यूज़ होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी सॉल्वेंट या कोई भी रीएजेंट यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डिटर्मिनेशन के लिए। लाइक हम अगर कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट्स के अंदर हम अपने सैंपल को डिज़ोल्व कराते हैं, तो कोई भी जो भी हम सॉल्वेंट या कोई भी रीएजेंट यूज़ कर रहे हैं अपने सैंपल की डिटेक्शन के लिए, तो उनको हम बेसिकली कहते हैं कि ये हमारे पास वेट केमिकल मेथड्स हैं। इसके अंदर फिर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स लाइक हम स्पेक्ट्रो फोटोमीट्री, स्पेक्ट्रोमीट्री, माइक्रोस्कोपी, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये आगे हम उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो ये जो है वेट केमिकल मेथड्स और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, इनको हम मतलब हैंड्स ऑन यूज़ करते हैं। दोनों को हम अपनी सैंपल की डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, और ये सबसे पहले जो हमने इनकी इन मेथड्स को जो है वो इस्तेमाल किया था वो 1960s में किया था, जब सबसे पहले ट्रेस एलिमेंट्स की डिटेक्शन पे काम हुआ था।
तब तक जो है वो हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री जो है वो डेवलप नहीं हुई थी। तो जो है लेट 1960s में, यानी 1960s के स्टार्ट में तो हमने ट्रेस एलिमेंट्स की डिटेक्शन स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ कि हमारे पास डिफरेंट एडवांसमेंट्स आई और हमारे पास डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं वो एडवांसमेंट के साथ हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें से एक हमारे पास टेक्निक है जिसको हम कहते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो डिफरेंट इसके ऊपर ट्रायल्स हुए और ये हमारे पास कंक्लूड हुआ कि जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री है ये हाईली सेंसिटिव टेक्निक है फॉर ट्रेस एलिमेंट डिटेक्शन, और हम इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट मतलब हम यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं कि किस तरह हमने ट्रेस एलिमेंट्स की डिटेक्शन को पॉसिबल कराया। और उन ट्रेस एलिमेंट्स हम कोई भी माइक्रो एलिमेंट्स को कहते हैं, तो हम उन माइक्रो एलिमेंट्स की डिटेक्शन किसी भी लेवल पे, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो रही है, मिलीग्राम लेवल पे हो रही है, नैनो लेवल पे हो रही है, पीपीएम लेवल पे हो रही है, पीपीबी लेवल पे हो रही है, या उससे भी कम लेवल पे हो रही है, तो ये सारे जो एडवांसमेंट्स हैं ये हमारे पास डिफरेंट एनालिटिकल अप्रोचेस से हमारे पास इनको कैरी ऑन किया गया है। तो इसके लिए डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स यूज हुई, जिसमें सबसे पहले जो लेट 1960s में हमारे पास डेवलप हुई थी वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री थी। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हुई, जिनमें हम कहते हैं कि इंडक्टिवली कपल्ड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। ये भी हाईली सेंसिटिव टेक्निक है, यानी जिस तरह टाइम जो है वो आगे से आगे होता गया 1960s के बाद, तो हमारे पास मोर एडवांसमेंट्स आती गई। हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई जो उससे थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव थी। फिर क्या हुआ कि हम मतलब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ गई, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, आईआर, एफटीआईआर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हमारे डिफरेंट गोल्स होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हम मैस डिटरमिन करते हैं, आईआर में हम उसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं, यानी हमारे डिफरेंट गोल्स होते हैं डिफरेंट टेक्निक के। तो फिर साइंटिस्ट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम अगर डिफरेंट टेक्निक्स से अपने अपने गोल्स को, यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे दो गोल्स या दो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनको हम साइमल्टेनियसली दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हम डिटर्मिन कर सकें, एनालाइज कर सकें, तो उसके लिए हम क्या करें कि दो टेक्निक्स को हम कपल कर देते हैं। यानी अगर हमने हम अपने सैंपल को जो है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा से भी डिटर्मिन कराना है, और उसके अंदर हमने कुछ ऐसी डिटर्मिनेशन भी करनी है जो कि हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री से ऑब्जर्व करा सकें। तो अब ये था कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो दो हैं, तो इसके लिए अब हमें दोनों से अलग अलग हम अपने सैंपल को एनालाइज कराएंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमें ज़्यादा सैंपल रिक्वायर होगा। तो कभी कभी ये होता है कि हमारे पास सैंपल की अमाउंट ही बहुत लिमिटेड होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स को कपलिंग कर देते हैं। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि ICP AES, इट मीन्स के दे आर बोथ द टेक्निक्स आर कपल्ड टुगेदर। तो जिन टेक्निक्स में हम कपलिंग करते हैं उसको हम कहते हैं कि दीज आर दी हाइफिनेटेड टेक्निक्स। सो ICP इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा and atomic emission spectrometry and inductively coupled plasma along with mass spectrometry are actually hyphenated techniques. इनके अंदर बेसिकली क्या हुआ है कि दो टेक्निक्स की कपलिंग हुई है। तो ये जो कपलिंग वाला और हाइफिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था ये कब हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था? आफ्टर 1980s। अब इस कपलिंग की वजह से हमारे पास जो ये जो
कुछ टेक्निक्स हमारे पास 1980 से पहले इंट्रोड्यूस हुई थी और फिर हमने उनकी कपलिंग स्टार्ट कर दी या हाइफिनेशन करके भी हमने अपने गोल्स को अचीव कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास मोर एडवांसमेंट थी, उनके लिए हमें मोर एक्यूरेट डिटर्मिनेशंस चाहिए थी और कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि और टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा अलोंग विद एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री, और इसके बाद जो है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोमीटर और एक्सरे फ्लोरेसेंस डायफ्रैक्शन एनालिसिस, ये सारी जो हैं ये इसी तरह 1980s के बाद हमारे पास और टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई और इनके अंदर क्या है कि मोर सेंसिटिविटी है और मोर एक्यूरेसी है और हम मोर ट्रेस अमाउंट जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं थ्रू दीज टेक्निक्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो बेसिकली ये भी एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि हाईली सेंसिटिव है और इसके अंदर हम बोथ क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली मल्टी एलिमेंट्स को एनालाइज करा सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रेस कंपोनेंट्स को वेरियस टेरेस्ट्रियल और नॉन टेरेस्ट्रियल सैंपल्स में से भी एनालाइज करा सकते हैं थ्रू न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। यानी इसकी जो सबसे अहम बात ये है कि हम डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। एटॉमिक एमिशन और एब्जॉर्प्शन में हमारे पास लिमिटेड होता है कि हम इन एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और एट अ टाइम हम सिर्फ इस एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो इसका सबसे बेसिक एडवांटेज है वो ये है कि हम एट अ टाइम मल्टी एलिमेंट्स को थ्रू दिस टेक्निक डिटर्मिन कर सकते हैं। और जो हम कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल सैंपल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सैंपल्स, ये बेसिकली सैंपल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल सैंपल्स हम कहते हैं कोई भी हमारे पास सॉइल सैंपल्स हैं। अब सॉइल सैंपल में हम कह सकते हैं कि सॉइल में मे बी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, डिके प्लांट मटेरियल प्रेजेंट है, या कोई भी फ्रेश प्लांट मटेरियल है। कोई भी सॉइल के ऊपर से अगर हम कोई भी सैंपल जो है वो कलेक्ट करते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल सैंपल। लेकिन अगर हम जो है क्या कहते हैं सॉइल सैंपल जो हैं वो यूज़ नहीं करते, यानी सैंपल्स ब्रॉट टू अदर देन ब्रॉट टू अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स लाइक मून, तो हम अगर अर्थ के अलावा जो है वो किसी और प्लेनेट से सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सैंपल्स हैं। तो हम टेरेस्ट्रियल सैंपल्स को भी एनालाइज करा सकते हैं और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सैंपल्स को भी एनालाइज करा सकते हैं थ्रू न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर हम जो है क्या होता है कि हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो मतलब मैक्सिमम एक्यूरेसी हमें मिलती है अपने सैंपल की। और हम इस मेथड को जो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, हम इसको एज अ रेफरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हमने कोई भी नया मेथड इंट्रोड्यूस कराना है या कोई भी हमने न्यू टेक्निक डेवलप करानी है, तो उसके अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को एज अ स्टैंडर्ड और एज अ रेफरी मेथड यूज़ करते हैं। और विद रेफरेंस टू एनालिसिस टेकन फ्रॉम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, हम और जो कोई भी न्यू टेक्निक इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, हम उसको इसके साथ कंपेयर करके तो हम अपने रिजल्ट्स को जो है वो एनालाइज करा सकते हैं। Now we will compare neutron activation analysis with other methods. हम different comparisons देखेंगे कि किस तरह जो है वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस
टेक्निक जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है वो एक बहुत बेस्ट एनालिटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम ट्रेस एलिमेंट्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। इसको हम मतलब इस तरह से ये बेस्ट है कि जिस तरह हमारे पास डिफरेंट और एनालिटिकल टेक्निक्स आती हैं, लाइक हमारे पास FTIR है, इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। तो बहुत सी टेक्निक्स हैं जो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है ये मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होती है, और उन सारी टेक्निक्स, ये जो मेजर टेक्निक्स हैं उनमें इसको भी फ्रंट पे यानी बहुत ज़्यादा, हम जो कहते हैं कि एक टेक्निक को अहमियत हासिल है, या जो बहुत प्रोमिनेंट टेक्निक्स हैं उनमें से जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है वो भी एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट टेक्निक है, क्योंकि इसके थ्रू हम ट्रेस एलिमेंट्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। हम बहुत स्मॉल साइज के सैंपल्स को भी डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। और एक और जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि जो टेक्नीशियन टाइम है, यानी जो टाइम सैंपल कंज्यूम करता है फॉर इट्स एनालिसिस और डिटर्मिनेशन, तो वो एनालिसिस टाइम जो है वो इसके अंदर बहुत कम है। मतलब बहुत कम वक्त में हमें हमारा सैंपल जो है वो एनालाइज हो जाता है। और इसके अलावा ये बहुत एफिशिएंट टेक्निक है और लो कॉस्ट टेक्निक है, यानी हमारे पास जो सैंपल की डिटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, हमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट जो है, ना तो इंस्ट्रूमेंटेशन हाई कॉस्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड है, और ना ही कोई जो सैंपल की प्रिपरेशन है वो इतनी अनइकोनॉमिकल है। यानी इसके अंदर हमारे पास टेक्नीशियन टाइम लो है, एफिशिएंट टेक्निक है, उसके अलावा लो कॉस्ट यानी इकोनॉमिकल टेक्निक है। उसके अलावा जो इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हम इस न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस टेक्निक के थ्रू मल्टी एलिमेंट्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। यानी हमारे पास हमने पहले भी बात की कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके अंदर हम हमारे कुछ ख़ास एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस टेक्निक है उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हम मल्टी एलिमेंट्स को साइमल्टेनियसली डिटरमिन कर सकते हैं। यानी हम एट अ टाइम 2 या 3 एलिमेंट्स को इस टेक्निक के थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं। और हम जब 2 या 3 एलिमेंट्स को साइमल्टेनियसली एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमें डायरेक्टली ही उसी वक्त ही उनका गैमा स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्टेन हो रहा होता है। यानी हमें ऐसा नहीं करना पड़ता कि अगर हमें कोई एक एलिमेंट की डिटेक्शन करनी है तो हम उसको पहले इंट्रोड्यूस कराएं और फिर हमें उसका स्पेक्ट्रम मिले, देन हम एक और जो है हम कोई और एलिमेंट की डिटेक्शन करना चाहते हैं तो हम उसको अपने जो है वो इंस्ट्रूमेंट में इंट्रोड्यूस कराएं और देन हमें कंप्यूटर पे उसका जो है वो स्पेक्ट्रम मिल जाए। बल्कि इसके अंदर ये एडवांटेज होता है कि साइमल्टेनियसली अगर हमने 2 या 3 एलिमेंट्स को साइमल्टेनियसली ही इंट्रोड्यूस करा लिया तो हमें डायरेक्टली ही एट अ टाइम ही हमें उन तीनों का स्पेक्ट्रम सेम टाइम पे मिल जाएगा। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और हमें जब हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं अपने डिफरेंट एलिमेंट्स तो हमें इसके अंदर कोई अल्टरनेशन नहीं करनी पड़ती। यानी जिस तरह अगर हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि हमने जब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिटर्मिनेशन या डिटेक्शन करनी होती है तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट को अल्टरनेट करते हैं, यानी इसके अंदर हम डिफरेंट चेंजिंग्स करते हैं जिसके थ्रू फिर हम अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम कोई अल्टरनेशन नहीं करते बल्कि डायरेक्टली ही अपने गिवन एलिमेंट्स को डिटरमिन कर सकते हैं और उनके गैमा स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन हो जाते हैं साइमल्टेनियसली।
नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एनालिसिस टेक्निक है। इसके अंदर हम बहुत क्विकली बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को यानी सेवरल सैम्पल्स को हम डिटेक्ट करवा सकते हैं। इरेडिएटेड मतलब हम उसको रेडिएशन सोर्स के ऊपर एक्सपोज कराएंगे और थ्रू डिटेक्टर हमें हमारा सैंपल जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है वो एक बहुत फास्ट टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने सैंपल को क्विकली एनालाइज करा सकते हैं। विच डिपेंड्स ऑन दी डिके टाइम ऑफ सैंपल, यानी जो जो एलिमेंट्स जिस जिस तरह डिके होते जा रहे हैं वो डिटेक्टर पे जाके हमें डिटेक्ट होते जाएंगे और इस तरह हम क्विकली जो है वो मल्टी एलिमेंट्स को डिटेक्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो इसका एक और बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज है वो है उसकी सेंसिटिविटी, यानी ये हाईली सेंसिटिव टेक्निक है। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है और ये जो सेंसिटिविटी है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की ये बेसिकली डिपेंड करती है डिफरेंट उसकी कंडीशंस पे, यानी डिफरेंट फैक्टर्स पे जो है वो सेंसिटिविटी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की डिपेंड कर रही है। और वो फैक्टर्स बेसिकली जो हैं वो हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन, इरेडिएशन टाइम फिर हम वही टाइम जिसके अंदर सैंपल जो है वो इज एक्सपोज टू दी रेडिएशन सोर्स, यानी इरेडिएशन टाइम पे भी डिपेंड कर रहा होता है और न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन यानी कितने न्यूट्रॉन जो हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं इस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। उसके अलावा जो है रेजोल्यूशन और एफिशिएंसी, यानी डिटेक्टर जो है वो कितना एफिशिएंट है उस पे भी उसकी सेंसिटिविटी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की डिपेंड कर रही है। उसके अलावा हम कहते हैं कि मैट्रिक्स कंपोजिशन और टोटल सैंपल साइज पे जो है वो सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही होती है। हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है वो बहुत सेंसिटिव टेक्निक है और इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स को डिटर्मिन कर सकते हैं। तो हम कैसे डिटर्मिन करते हैं बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ सैंपल्स को, तो वो इन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। लाइक हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर रही है, इरेडिएशन टाइम पे, रेजोल्यूशन और एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्टर पे, मैट्रिक्स कंपोजिशन एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल साइज। मैट्रिक्स कंपोजिशन यहाँ पे एक न्यू वर्ड है। तो मैट्रिक्स हम कहते हैं बेसिकली कोई भी हमारे पास सैंपल के अंदर ऑल दी सब्सटेंसेस अदर देन दी एनालाइट, यानी एनालाइट हम कहते हैं कि इट इज़ दी स्पीशी ऑफ इंटरेस्ट, यानी सैंपल के अंदर जो हमने डिटेक्ट कराना है हमारा स्पीशी ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम कहते हैं एनालाइट। तो ऑल दी सब्सटेंसेस और स्पीशीज अदर देन एनालाइट उनको हम कहते हैं कि दे आर दी मैट्रिक्स। तो कितना अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट है इस पे भी उसकी सेंसिटिविटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो ये जो है हमारे पास 4-5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की सेंसिटिविटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है। उसके अलावा जो है हम कहते हैं कि अगर हम न्यूट्रॉन फ्लक्स को इंक्रीज कर लेते हैं या हम उसका इरेडिएशन टाइम जो है उसको इंक्रीज कर लेते हैं तो भी हमारे पास जो है वो एफिशिएंसी और रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ जाती है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की, और जो डिटेक्शन लिमिट्स हैं वो और भी ज़्यादा हम मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी और भी लो अमाउंट्स में हम सैंपल को एनालाइज करा सकते हैं। फॉर लाइक 10 to 12 ग्राम, यानी 10 to 12 ग्राम इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो हम इस अमाउंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम उसका न्यूट्रॉन फ्लक्स और इरेडिएशन टाइम और उसकी जो डिटेक्टर की एफिशिएंसी है और जो रेजोल्यूशन है इसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो इस तरह भी हम मिनिमम या ट्रेस अमाउंट ऑफ सैंपल को एनालाइज करा सकते हैं।
न्यूट्रॉन फ्लक्स जो है वो बेसिकली इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। न्यूट्रॉन फ्लक्स को हम कहते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पासिंग पर यूनिट एरिया। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट एरिया को बढ़ा दें, हम उसका इरेडिएशन टाइम बढ़ा दें, हम उसकी डिटेक्टर की एफिशिएंसी या रेजोल्यूशन बढ़ा दें, तो भी जो हम डिटेक्शन लिमिट्स हैं उनको हम और भी मिनिमाइज कर सकते हैं, और भी मिनिमम अमाउंट ऑफ हम सैंपल फ्रॉम 10 टू 12 ग्राम हम उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस हैं इसके थ्रू हम बहुत लो अमाउंट ऑफ सैंपल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये बहुत सेंसिटिव टेक्निक है, इसके थ्रू हम ट्रेस एलिमेंट्स की डिटेक्शन करते हैं, और इसके अंदर जो डिटेक्शन लिमिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एक्सरे फ्लोरेसेंस टेक्निक। यानी हमने जो अब न्यू एडवांसमेंट्स हुई हैं और जितनी ज़्यादा न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं इन साइंटिफिक कम्युनिटी, यानी हम रिसर्च लैब्स में या इंडस्ट्री में डिफरेंट ट्रायल्स करते हैं, तो उसके थ्रू जब हम डिफरेंट डिटेक्शंस करते हैं तो हमें ये एनालाइज हुआ है कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा better technique है as compared to atomic absorption and X-ray fluorescence in comparison to its sensitivity, क्योंकि इसके अंदर हम much more low detection limits of samples को detect कर सकते हैं than that of XRF and AAS। देन नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम देखते हैं कि जो अब हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, डिफरेंट रिसर्चेज हुई हैं और डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को ही यूज़ किया गया है एज एन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स। यानी बार बार हम सेम ही बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है हमारे पास एक हाईली एफिशिएंट और सेंसिटिव टेक्निक है, और यही वजह है कि अब जो हमारे पास डिफरेंट पब्लिकेशंस आई हैं उसके अंदर मोस्टली जो हमारे पास एनालिसिस टेक्निक यूज़ हुई है वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को अब हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस। आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस हमने पहले भी पढ़ा कि इज़ ए क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स में से अपने एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन कर सकते हैं। Those complex mixtures may be the biological systems, inorganic elements, or geological or biological materials। यानी हम different samples, different types of samples, maybe those are biological samples or the geological samples, तो हम उन samples में से those may be the complex mixtures, उनमें से हम अपना स्पीशी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिवली डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस विद अदर मेथड्स। तो अब हम देखते हैं आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस का कंपैरिजन हम करते हैं विद दैट ऑफ द अदर मेथड्स। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ बेसिकली ए डिस्ट्रक्टिव मेथड
डिस्ट्रक्टिव हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हम अपने सैंपल को जो है वो कोई भी रेडियो ट्रेसर के साथ हम उसको डिज़ोल्व करा देते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि हम कोई भी अपना रेडियो ट्रेसर एलिमेंट और यूज़ करते हैं और वो उसी स्टेबल न्यूक्लियाई का रेडियो ट्रेसर कॉमनली हम यूज़ करते हैं जिसको हमने डिटेक्ट करवाना हो। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जो सैंपल है वो रेडियो ट्रेसर के साथ कंबाइन हो जाता है और उसकी आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। हमें जो है वो हमारा कंपैक्ट सैंपल जो है वो पूरे एनालिसिस के अंदर नहीं मिल रहा, बल्कि अब हमने उसको क्या कर दिया, इन कॉम्बिनेशन कर दिया है विद रेडियो ट्रेसर। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट अगर हम उसकी आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस की सेंसिटिविटी की बात करें तो ये क्या कहते हैं, इस रेडियो आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस की जो सेंसिटिविटी है वो रिस्ट्रिक्ट होती है इन कंपैरिजन टू द रेडियो ट्रेसर। यानी हम ये कहते हैं कि हमें सूटेबल रेडियो ट्रेसर ही रिक्वायर है सूटेबल एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए। यानी हमें रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि हम कोई भी स्टेबल न्यूक्लियाई को अगर डिटेक्ट करेंगे तो हम उसको किस तरह डिटेक्ट करेंगे, इन कंपैरिजन टू इट्स कंपैरेटिव रेडियो ट्रेसर। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन हो गई है इसकी वजह से भी इसकी जो है वो सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं रही और इसको इतना ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता इस टेक्निक को। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी बेटर टेक्निक, लेकिन ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस और ये जो एक हम इसको कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक है, इस वजह से ये मोस्टली एप्लीकेबल नहीं है इन डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स। Now we will discuss in next point about the limitation of NAA as compared to IDA। यानी अगर हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत होती है फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। यानी हमें कोई भी एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो लाजमी चाहिए इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। लेकिन अगर हम IDA की बात करें तो दैट इज़ अ मच सिंपलर टेक्निक और उसके अंदर हमें कोई इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से हम आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस को किसी भी जगह पे परफॉर्म कर सकते हैं फार अवे फ्रॉम दी रिएक्टर लोकेशन। लेकिन जो हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है उसको हम जब भी परफॉर्म करेंगे इट विल बी एट द nuclear reactor location. It will only be carried out under the nuclear reactors. So ये एक लिमिटेशन है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस और आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस के दरमियान। एक्यूरेसी के बाद हमारे पास आता है सेंसिटिविटी। तो जो RNAA है उसकी एवरेज सेंसिटिविटी है, INAA की जो सेंसिटिविटी है वो हमारे पास कंपैरेटिवली गुड सेंसिटिविटी है और IDA की भी सेंसिटिविटी जो है वो एवरेज सेंसिटिविटी है। देन हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसके अंदर तीनों टेक्निक्स के अंदर जो है वो सैंपल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हम इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों में। फिर अगर हम मल्टी एलिमेंट की डिटेक्शन की बात करें तो जो हमारे पास RNAA है उसके अंदर तो हमें मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन हो जाती है।
जो हमारे पास INAA है उसके अंदर हमें एवरेज डिटेक्शन होती है, और IDA में भी हमें एवरेज डिटेक्शन ही होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। अगर हम सैम्पल साइज की बात करें तो जो हमारे पास RNAA है उसके अंदर हमें मिलीग्राम सैंपल भी रिक्वायर होता है, यानी ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, और हम किलोग्राम सैंपल यानी सैंपल अमाउंट जो है वो मिलीग्राम्स में भी हो सकती है और किलोग्राम्स में भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास INAA है उसमें हमारे पास या तो मिलीग्राम होती है या ग्राम अमाउंट ऑफ सैंपल यूज होती है। और अगर हम IDA की बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ ग्राम अमाउंट ऑफ सैंपल यूज होगा, सैंपल साइज यूज होगा। अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो जो है वो RNA में भी जो है वो कोई टर्न अराउंड टाइम नहीं होता, जबकि सिर्फ IDA में हमारे पास टर्न अराउंड टाइम जो है वो अचीव होता है। एक्सेसिबिलिटी की भी बात करें तो RNA और INA में जो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है वो ज़ीरो एक्सेसिबिलिटी, मतलब नो एक्सेसिबिलिटी। इतनी इजीली हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते, इतना इजीली हम इनके थ्रू एनालिसिस नहीं करवा सकते। लेकिन अगर हम आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस की बात करें तो इट कैन बी इजीली अप्रोचेबल। और कॉस्ट की बात करें तो RNA की एवरेज कॉस्ट है, लेकिन जो RNA और IDA की तो एवरेज कॉस्ट है, लेकिन जो हमारे पास INAA है उसकी एवरेज कॉस्ट नहीं है, बल्कि दैट इज़ वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट जो है वो हमने सेम ही हमारे पास कंडीशंस हैं, लेकिन अब हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो हमने 3 मोर टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की हैं: XRF, TXRF, XRF। मींस XRF हमारे पास एक्सरे फ्लोरेसेंस टेक्निक है, और TXRF जो है वो टोटल रिफ्लेक्शन XRF एक्सरे फ्लोरेसेंस को कहते हैं, और SXRF जो है वो हमारे पास सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीट्री को हम कहते हैं। तो इसमें भी हम सेम ही तरीके से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो XRF और TXRF और SXRF हैं, तीनों जो हैं वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट टेक्निक्स नहीं हैं, और ना ही इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है, मतलब इनकी इतनी हाई एक्यूरेट रिजल्ट्स भी हमें अचीव नहीं होते, और सेंसिटिविटी भी जो XRF है उसकी एवरेज सेंसिटिविटी है, जबकि TXRF की हमें जो है वो सॉरी XRF की हमें सेंसिटिविटी जो है वो गुड सेंसिटिविटी नहीं है, जबकि TXRF में हमें एवरेज सेंसिटिविटी मिलती है। और अगर हम SXRF की बात करें तो वहाँ पे हमें अप्रिशिएबल यानी गुड अमाउंट ऑफ सैंपल या उसकी सेंसिटिविटी अचीव हो जाती है, यानी हमें अपने गुड रिजल्ट्स जो हैं वो इसमें अचीव हो जाते हैं XRF में। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी जो है हमारे पास इसके अंदर XRF और TXRF में कोई अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जबकि SXRF में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या गुड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और अगर हम मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन की बात करें तो तीनों टेक्निक्स के थ्रू XRF, TXRF और SXRF तीनों के थ्रू हम डिफरेंट मल्टी एलिमेंट्स को डिटर्मिन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। इसी तरह अगर हम सैम्पल साइज़ की बात करें तो जो XRF और SXRF हैं इनके अंदर हमें मिलीग्राम सैंपल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो TXRF है इसमें अलॉन्ग विद मिलीग्राम सैंपल हम ग्राम सैंपल भी यूज़ कर सकते हैं। और टर्न अराउंड टाइम जो है वो मैक्सिमम है XRF और TXRF में, जबकि जो SXRF है उसमें जो टर्न अराउंड टाइम है वो
ज़ीरो है, यानी हमें कोई टर्न अराउंड टाइम नहीं मिलता। उसके बाद अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो जो XRF और TXRF हैं ये तो एक्सेसिबल हैं, बट SXRF जो है इट इज़ नॉट एक्सेसिबल, इट इज़ हाईली हाईली अनइकोनॉमिकल। तो इस वजह से ये हमें इतनी इजीली जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। उसके अलावा अगर हम कॉस्ट की बात करें तो भी जो XRF और जो XRF है इसकी हमें ये हाईली ये कॉस्टली है। उसके अलावा जो TXRF है उसकी एवरेज कॉस्ट है, और SXRF की जो है वो इतनी हाई कॉस्ट नहीं है, बल्कि इसकी ये बिल्कुल इकनॉमिकल है। इस वजह से इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी भी जो है वो इसके अंदर है, मगर इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो हमारे पास लो है। लेकिन इसकी कॉस्ट भी इसी तरह हमारे पास लो है। लेकिन अगर हम TXRF और XRF की बात करें तो TXRF की एवरेज कॉस्ट है और XRF की हाई कॉस्ट है। फिर हम अगेन वही हमारे पास फैक्टर्स हैं और उनको हम जो है वो कंपेयर कर रहे हैं 3 अदर टेक्निक्स के थ्रू, पिक्सी, ICP, ES और AAS। PIXC को हम कहते हैं पार्टिकल इंड्यूस्ड एक्सरे एमिशन, ICP-ES जो है वो हाइफिनेटेड टेक्निक है, और इसको हम कहते हैं इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी दो अलग अलग टेक्निक्स हैं, ICP अलग है और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है। इन दोनों को कपलिंग इनकी की हुई है और एक हाइफिनेटेड टेक्निक बनाई गई है, और ये हमारे पास इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। उसके बाद एक और टेक्निक है जिसके साथ कंपैरिजन किए हुए, दैट इज़ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री। वही सेम पॉइंट्स के पिक्सी के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा बल्कि नेगेटिव रिज़ल्ट्स एक्यूरेसी के आते हैं, और एवरेज रिज़ल्ट्स आते हैं ICP-ES में, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी हमारे पास नेगेटिव रिज़ल्ट्स आते हैं। सेंसिटिविटी भी एवरेज है पिक्सी, ICP और AAS की। डिस्ट्रीब्यूशन जो सैम्पल की है वो गुड डिस्ट्रीब्यूशन है पिक्सी और ICP में, लेकिन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में जो है वो नहीं है गुड डिस्ट्रीब्यूशन, और मल्टी एलिमेंट की डिटेक्शन हो जाती है पिक्सी के थ्रू और ICP-ES के थ्रू, लेकिन हमें जो है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के थ्रू मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन नहीं होती। उसके अलावा अगर हम सैम्पल साइज़ की बात करें तो सैम्पल साइज़ जो है वो मिलीग्राम अमाउंट ऑफ सैम्पल हम पिक्सी में रिक्वायर होता है, ICP में मिलीग्राम और साथ में ग्राम सैंपल रिक्वायर्ड है, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर में भी हमें जो है वो मिलीग्राम और ग्राम सैंपल रिक्वायर्ड है। टर्न अराउंड टाइम जो है वो पिक्सी का नहीं है, मतलब टर्न अराउंड टाइम नहीं मिलता, लेकिन इसमें जो है ICP और ES अलॉन्ग विद ICP अलॉन्ग विद ES और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री में हमारे पास गुड टर्न अराउंड टाइम ऑब्टेन होता है। एक्सेसिबिलिटी भी पिक्सी की हमारे पास जो है वो नहीं है, एक्सेस बहुत डिफ़िकल्ट एक्सेसिबिलिटी है, जबकि ICP-ES और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर हमें इजीली एक्सेसिबल होते हैं। और कॉस्ट जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो भी जो है इसकी पिक्सी की अभी तक हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि एवरेज है या क्या कहते हैं उसकी हाई कॉस्टली है, बल्कि अगर हम ICP और ES की बात करें तो दे आर हाईली कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स। सो यहाँ पे हमने इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था, तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर जो है कंपैरिजन वाला एंड
सॉरी एंड नहीं हो रहा, बल्कि हमने और भी टेक्निक्स के साथ उनको कंपेयर करवाया है। हमारे पास ICP-MS है, ये भी हमारे पास हाइफिनेटेड टेक्निक्स हैं दोनों, ICP-MS, ICP-IDMS और लास्ट पे हमारे पास है SSMS। ICP-MS इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है, ICP IDMS जो है वो हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा आइसोटोप डाइल्यूशन मैस स्पेक्ट्रोमीट्रिक एनालिसिस को कहते हैं, और SSMS स्पार्क सोर्स मैस स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक है। सेम उसी तरह वही वाले फैक्टर्स हैं, उनको ही यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है कि किस तरह जो ICP-MS है वो एवरेज एक्यूरेसी आती है, जबकि गुड एक्यूरेसी है ICP-IDMS में, और SSMS की कोई एक्यूरेसी अच्छी नहीं है हमारे पास। सेंसिटिविटी की बात की जाए तो भी इन तीनों में एवरेज सेंसिटिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो तीनों में कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या गुड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। उसके बाद मल्टी एलिमेंट की डिटेक्शन की बात की जाए तो वो ICP-MS और SSMS में तो मल्टी एलिमेंट डिटेक्ट हो जाते हैं। और सैम्पल साइज़ की बात की जाए तो हम ICP-MS और ICP-IDMS दोनों में एक तो मिलीग्राम और ग्राम सैंपल दोनों जो हैं वो इस टेक्निक के थ्रू एनालाइज कराए जा सकते हैं, लेकिन जो SSMS है उसमें हमें सिर्फ मिलीग्राम सैंपल ही रिक्वायर होता है। टर्न अराउंड टाइम तीनों के अंदर जो है वो गुड है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी जो है वो ICP-MS और ICP-IDMS की तो एवरेज है, लेकिन SSMS की गुड एक्सेसिबिलिटी है। कॉस्ट की बात की जाए तो जो है हमारे पास ICP-MS और ICP-IDMS ये नॉन इकोनॉमिकल हैं, ये हमें यानी दे आर इनकी अच्छी मतलब ये चीपर हैं एज कम्पेयर टू SSMS, वो उसकी हाई कॉस्ट है। So you people can visit these links for further detailed explanations and more material regarding this lecture. देन एट द एंड एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप लोगों ने न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस ऑल्दो डिटेल में पढ़ लिया है, आपका एक लेक्चर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस पे हो चुका है, लेकिन अगर आप कुछ और भी न्यू जो हैं वो इसके अंदर पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। इसके अलावा आपने जो हैं इन NAA और IDA के अलावा हमने और भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस की हैं, लेकिन इन दोनों टेक्निक से ज़्यादा अगर कोई कन्वीनियंट टेक्निक है इन दोनों के कंपैरेटिवली, तो वो आपने कोई भी 2 या 3 टेक्निक्स को डिस्कस करना है।